नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। हिंदुस्तान में जो मीट खाता है ना, उसको मीट इतना महंगा हो गया है, उसको बेचारे को बड़ा मुश्किल हो गया है। जो मीट खाने वाले लोग हैं, बहुत महंगा हो गया है। अब उनकी भी तो चिंता करनी पड़ेगी आपको। अच्छा, मैं मीट खाने वाले को मैं इस समाज के जोड़ता नहीं हूँ जी, ये मेरा काम नहीं है। लेकिन हिंदुस्तान में किसी को अगर सस्ता गेहूं मिलना चाहिए, सस्ता अनाज मिलना चाहिए, तो सस्ती मछली भी तो मिलनी चाहिए, सस्ता मीट भी तो मिलना चाहिए। जिसकी जो आदत है, उस आदत के अनुसार समाज में और लोग गरीबी में जीते हैं। तो इन सारी चीजों को हमने समझना चाहिए और समझ करके हमको सोचना चाहिए। मैं कभी कभी ये जो गौरक्षा के नाम पर कुछ लोग अपनी दुकानें खोल करके बैठ गए हैं, मुझे इतना गुस्सा आता है। गौ भक्त अलग है, गौ सेवक अलग है। मैंने देखा है कि कुछ लोग जो पूरी रात एंटी सोशल एक्टिविटी करते हैं, कुछ लोग, लेकिन दिन में गौरक्षक का चोला पहन लेते हैं। मैं राज्य सरकारों को अनुरोध करता हूं कि ऐसे जो स्वयंसेवी निकले हैं, अपने आप को बड़ा गौरक्षक मानते हैं, उनका जरा डोजियर तैयार करो। 70-80% ऐसे निकलेंगे जो ऐसे गोरख धंधे करते हैं जो समाज स्वीकार नहीं करता है, लेकिन अपनी उस बुराइयों को से बचने के लिए ये गौरक्षा का चोला पहन करके निकलते हैं। और सचमुच में वो गौ सेवक है, तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, एक काम कीजिए। सबसे ज्यादा गायें कत्ल के कारण मरती नहीं है, प्लास्टिक खाने से मरती है। प्रधानमंत्री जी ने गोरक्षक के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया। उस देश में हम रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने गोरक्षकों के लिए गुंडे शब्द का प्रयोग किया। उस देश में हम रहते हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी को भी संकेत करता हूँ, यहाँ के मुख्यमंत्री जी को भी संकेत करता हूँ, कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मैं बहुत महत्वपूर्ण बात कहने जा रहा हूँ, डरता तो हूँ नहीं भगवान के पास। सुनिए, गोहत्या को प्रोत्साहन देकर और हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने को प्रोत्साहन देकर अगर कोई मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यशस्वी होते हैं, उसका कोई महत्व नहीं। नवीन पटनायक जी भी सुन लें, मोदी जी भी सुन लें। गोहत्या को प्रोत्साहन देकर गोरक्षकों को गुंडे कहकर अगर आपकी प्रसिद्धि है, तो आप दार्शनिक धरातल पर, व्यवहारिक धरातल पर प्रशंसा के पात्र नहीं हैं। साथ ही साथ मैं समझना चाहता हूँ, गोहत्या के गुप्त या प्रकट समर्थक हैं तो पद पर रहने योग्य नहीं है, भारत की संस्कृति के अनुकूल वो बिल्कुल नहीं है। इसलिए गोहत्या को प्रोत्साहन देने वाला मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, प्रधानमंत्री नहीं चाहिए, चाहे किसी दल का क्यों ना हो। और हिंदुओं को धर्मच्युत करने वाला न मुख्यमंत्री चाहिए न प्रधानमंत्री चाहिए। और इतना ही नहीं, भारत की सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को भी कहा है कि आप पूरे हिंदुस्तान में गौवंश हत्या पर प्रतिबंध लगाइए। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, लेकिन दिन रात सुप्रीम कोर्ट के गीत गाने वाली दिल्ली में बैठी हुई सरकार सुप्रीम कोर्ट के इस निर्देश को आज तक लागू कर नहीं किया है और हिंदुस्तान में बेरोक टोक गौवंश हत्या हो रही है। तब पीड़ा होती है। उसके बाद अभी थोड़े दिन पहले जब एनडीए सरकार आई,
तो बड़ी मुश्किल से एक बिल तैयार करके संसद में पेश किया गया कि गाय की हत्या तुरंत रुकनी चाहिए, कानून तुरंत बनना चाहिए। सवेरे बिल पेश किया गया, शाम को वापस ले लिया। श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने सवेरे विधेयक पेश किया सरकार की तरफ से, शाम को वापस ले लिया, ये कहते हुए कि इस पे बाद में बहस होगी। पुरी के शंकराचार्य जी हमसे पहले जो थे 72 दिनों तक गोवंश की रक्षा के लिए अनशन पर बैठे थे। उस समय केंद्र में भाजपा की सरकार नहीं थी, इंदिरा गांधी की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी जी और एक इंग्लिश दैनिक अखबार समाचार पत्र के चीफ एडिटर बैठे थे। चर्चा हुई अंतरंग कि पुरी के शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी महाराज का शरीर बचना चाहिए, गोवंश की रक्षा के लिए अनशन पर बैठे हैं। वाजपेयी जी ने क्या कहा मालूम है? अरे भाई मरना है तो मर जाने दो, गोवंश की हत्या होती रहेगी तब तो इसके नाम पर हम वोट मांग लेंगे। अंदर की बात यह है, गोवंश की हत्या होती रहेगी तब तो इसके नाम पर भाजपा वोट मांगेगी। मोरारजी देसाई का नाम सुना है, गुजरात के थे। जब भारत परतंत्र था तब वो कहा करते थे कि भारत को स्वतंत्रता चाहिए। स्वतंत्र भारत में कलम की एक नोक के बल पर हम गोहत्या के काले कलम को मिटा देंगे। कालक्रम से भारत स्वतंत्र हुआ और देसाई प्रधानमंत्री बनने का अवसर भी प्राप्त हुआ। उन दिनों में शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित नहीं था। दिल्ली धर्म संघ से लेकर प्रधानमंत्री की कोठी तक 4000 व्यक्ति थे, 400 व्यक्ति हम लोग थे। उनमें 3 व्यक्ति नंदनंदनानंद सरस्वती, पूर्व सांसद रामराज परिषद के नंदलाल शास्त्री, एक पूरी पीठ के उस समय के माननीय शंकराचार्य निरंजन देव तीर्थ जी, 2 जोशी मठ के शंकराचार्य स्वनामधन्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, 3 गए उनसे मिलने। तीनों ने कहा कि परतंत्र भारत में आप ऐसा कहते थे, अब वो हत्या के काले कलम को मत रहने दीजिए। उन्होंने कहा उन बातों को भूल जाइए, अब मैं कसाईयों का भी प्रधानमंत्री हूँ, इन नेताओं पर क्या भरोसा करिएगा। मोरारी देसाई को प्रधानमंत्री बनवा दिया गया। बाद में एक अमेरिकी लेखक सेमोर हर्ष ने अपनी पुस्तक एथ प्राइस ऑफ पावर में यह खुलासा किया कि मोरारी को CIA $20,000 प्रतिवर्ष देती थी। इसे झुठलाने के लिए मोरारी ने उस लेखक पर अमेरिका में केस कर दिया, परंतु मोरारी स्वयं को निर्दोष साबित नहीं कर सके और केस हार गए। जैसे ही देश के बंटवारे हुए तो बंटवारे के तुरंत बाद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने नेहरू जी के सामने एक प्रस्ताव लाया कि नेहरू जी, आपने लाहौर में एक भाषण दिया था और बोला था कि मैं कभी भारत का प्रधानमंत्री बन गया या मेरे हाथ में देश की बागडोर आई तो गाय की हत्या बंद करने वाला कानून 1 मिनट में बनाऊंगा। अब देश के आप प्रधानमंत्री बन गए हैं, गो हत्या बंद करने का कानून तो बना दो। तो नेहरू जी का बहुत मुस्कुराते हुए उत्तर था कि वो पहले की बात थी, अभी की थोड़ी। तो उसने पूछा क्यों, क्या तकलीफ है आपको? गोरक्षा का कानून बन जाना चाहिए इस देश में, क्या तकलीफ है आपको? तो नेहरू जी ने कहा मेरे लंच का क्या होगा? और नेहरू जी का सेक्रेटरी जिसका नाम था जॉन मथाई, वो लिख कर गया है कि नेहरू जी के लंच में बीफ चलता था। बीफ का मतलब होता है गाय का मांस, वो खुद गाय का मांस खाते थे और अपने को कश्मीरी पंडित कहा करते थे। तो 10 एक तरफ हैं, बाकी एक तरफ है, तो इसका माने प्रस्ताव पारित होना है। अगले दिन जिस दिन ये वोट के लिए आया तो पंडित नेहरू ने कहा कि मुझे कुछ कहना है वोट से पहले। क्या कहना है जी? पूरे संसद की निगाहें नेहरू जी की तरफ। नेहरू जी ने कहा कि अगर गोरक्षा का प्रस्ताव पारित हुआ तो मैं इस्तीफा दे दूंगा।
सरकार में और समाज में गाय को लेकर दो तरह की सोच डेवलप होने लगी, मॉडर्निस्ट वर्सेस प्रोटेक्शनिस्ट। मॉडर्निस्ट अप्रोच के समर्थक नेहरूवियन विचार के लोग थे, जिनको लगता था कि स्टेट गायों का ध्यान नहीं रख सकती और इसमें किसी भी तरह की धार्मिक कंसिडरेशन के लिए कोई जगह नहीं है। ये माइनॉरिटी में थे, लेकिन अधिक वोकल और पावरफुल थे। जबकि प्रोटेक्शनिस्ट थॉट के समर्थक भारत के सभी गौभक्त नेता और साधारण भारतीय, जिनके लिए गाय का धार्मिक महत्व सर्वोपरि था, वो कमजोर थे। आप स्वयं सोचिए, मॉडर्निस्ट की एक वोकल और पावरफुल माइनॉरिटी ने गाय के प्रति करोड़ों हिंदुओं की सनातन श्रद्धा को बिल्कुल ही डिसमिस कर दिया। एकेडेमिया और मीडिया से ये नेहरूवियन आइडिया पूरे देश पर थोपा गया। डीएन झा जैसे हिस्टोरियंस ने गाय के प्रति हिंदुओं की श्रद्धा को ए हिस्टोरिकल और गौरक्षा को कम्युनल लेबल कर दिया। मार्क्सवाद और रामराज्य नामक ग्रंथ है हमारे पूज्य गुरुदेव का, जिसके प्रभाव से 72 वर्ष पहले ही जो नेहरू जी भारत को रूस की नकल करके कम्युनिस्ट राष्ट्र बनाना चाहते थे, नहीं बन सका। पूज्य गुरुदेव धर्म सम्राट कटपात्री जी महाराज के उस ग्रंथ की देन है। मार्क्सवाद और रामराज्य ग्रंथ के कारण ही भारत में जो कम्युनिस्टों का शासन तंत्र 72 वर्ष पहले आ रहा था, नहीं आ पाया अब तक, कहीं कहीं छिटफुट आया, वो ग्रंथ की महिमा। 1966 में आप में से कुछ लोग होंगे, मैं तो तब पैदा भी नहीं हुआ था जिस समय की ये घटना है। भारत के लाखों संतों ने एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला दिल्ली में, गाय रक्षा होनी चाहिए, कानून बनना चाहिए। स्वामी करपात्री जी महाराज, जो शंकराचार्य के स्थिति वाले संत हैं, वो उन्होंने लीडरशिप लिया, गो रक्षा होनी ही चाहिए। आप जानते हैं क्या हुआ? जिन करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से श्रीमती गांधी प्रधानमंत्री बनी थी, उन्हीं के ऊपर श्रीमती गांधी ने गोली चलवाई और एक नहीं सैकड़ों साधु उसमें मर गए। लेकिन गो हत्या नहीं रुकी, वो वैसे ही चली। इस हिंसा के विरोध में तत्कालीन पुरी शंकराचार्य जी ने भूख हड़ताल की, तो कांग्रेस सरकार ने काउ स्लॉटर बैन की पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर करने के लिए कमेटी बना दी। उन्हें आश्वासन देकर भूख हड़ताल तुड़वा दी गई, लेकिन गौ हत्या को प्रतिबंधित करने के लिए कोई केंद्रीय कानून कभी बना ही नहीं। और तो और ये सब करने के बाद, इतना सब करने के बाद, इंदिरा ने 1971 के चुनाव में कांग्रेस के लिए गाय बछड़े के नाम पर हिंदुओं से वोट मांगे। करपात्री जी महाराज के आंदोलन को लगभग 6 दशक पूरे होने जा रहे हैं और तब से लेकर आज तक काउ स्लॉटर बैन के लिए कोई पैन इंडिया मूवमेंट भारत ने देखा ही नहीं है। लेकिन स्वामी करपात्री जी ने, उनके शिष्य बताते हैं, मैंने कभी उनसे सीधे बात नहीं की, स्वामी करपात्री जी ने श्राप दे दिया और वो ये कहते हैं कि उसी श्राप का दुष्परिणाम है कि जिस तरह से श्रीमती गांधी ने गोलियां चलवाकर मरवाया था गोरक्षा भक्तों को, उसी तरह से श्रीमती गांधी मारी गई। और ये अजीब संयोग है, मैंने इस पे थोड़ा काम किया तो मुझे पता चला, श्रीमती गांधी ने जिस दिन ये गोली चलवाई थी उस दिन गोपाष्टमी थी। भारत में गाय के पूजन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है गोपाष्टमी, दीपावली के कुछ दिन बाद आता है। और श्रीमती गांधी को जिस दिन गोली मारी गई वो दिन भी गोपाष्टमी थी। हिंदुस्तान में गाय का कत्ल बंद हो जाए, ये हमारी सद इच्छा है, लेकिन गाय का कत्ल चलता रहे उसके लिए कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है, वो समझना जरूरी है। हमारी तो सद इच्छा है कि गाय का कत्ल नहीं होना चाहिए, लेकिन कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र है इस देश में जो गाय के कत्ल को लगातार चालू रखना चाहता है। जब भी संसद में इस तरह की बहस होती है, कुछ ना कुछ इस तरह के सवाल खड़े हो जाते हैं। पिछले आजादी के 58-59 सालों में संसद में 4 बार गंभीरता से गोरक्षा पर बहस हुई है, प्रस्ताव पारित होने तक आया है, वोट करने तक नौबत आई है, लेकिन किसी न किसी कारण से वो अटकता गया है। कभी पंडित नेहरू के इस्तीफा देने की धमकी के कारण,
कभी हमारे देश में सुश्री ममता बनर्जी जैसे खासदारों के ये कहने के कारण कि मैं गाय का मांस खाती हूं, मेरे मौलिक अधिकार का क्या होगा, कभी जीजी स्वेल के कारण, और कभी सवेरे विधेयक पेश किया और शाम को बहस करेंगे दोबारा, ये श्री अटल बिहारी वाजपेयी के बयान के कारण। हर बार ये हुआ है। मैंने इसको समझने की कोशिश की है कि आखिर गाय की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है, या जानवरों की रक्षा में ऐसा कौन सा प्रश्न है जो भारत की संसद इसको होने नहीं देना चाहती। तो हम ढूंढना शुरू करें, हमारे नजदीक में ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हैं, खासदार हैं, आमदार हैं, जिनके चेहरे कुछ हैं, मुखौटे कुछ हैं। ढूंढे हम, कम से कम अपने बीच में खोजना तो शुरू करें, ताकि ये गंभीर प्रश्न आज नहीं तो कल हल हो सके, क्योंकि हल तो करना ही पड़ेगा इस प्रश्न को, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों। इस प्रश्न को बहुत दिनों तक टाल के नहीं रखा जा सकता। तो हम ढूंढना शुरू करें, हमारे नजदीक में ऐसे कितने पॉलिटिशियंस हैं, खासदार हैं, आमदार हैं, जिनके चेहरे कुछ हैं, मुखौटे कुछ हैं।